नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे मुग़ल काल की। और मुग़ल काल जो कि प्रमुख इसके शासक रहते हैं, चाहे वह बाबर से लेकर उसका बेटा हुमायूं हो, उसका नाती अकबर हो, या फिर अकबर का बेटा जहांगीर हो, शाहजहाँ हो, औरंगज़ेब हो। ये जो प्रमुख राजा होते हैं, ये आपको 1526 से 1707 ईस्वी तक देखने को मिलेंगे, जो मुख्य रूप से मुग़ल काल के सबसे शक्तिशाली शासक होते हैं। इनके बाद में तो सब आपको ऐसे ही निठल्ले टाइप के आपको राजा देखने को मिलेंगे, जो कहीं सैयद बंधुओं के इशारों पर नाच रहे हैं तो कहीं पर अंग्रेज़ों के इशारों पर फिर वो नाचेंगे। तो यहाँ पर मुग़ल काल, जो प्रॉपर मुग़ल काल है, वो हम यहाँ पर 1526 से 1707 तक देखेंगे। फिर जो बाद में शासक आते हैं उनको उत्तर मुग़ल काल में देखते हैं। अब बाबर की बात करें तो 1526 से 1530 ईस्वी तक ये रहते हैं, और हम देखते हैं कि 1526 में जो पानीपत का युद्ध होता है, उसमें जो इब्राहिम लोदी है, लोदी वंश का अंतिम शासक 1527 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है, उसको पराजित करके ये मुग़ल वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद में हुमायूं अगला राजा बनता है। तो बाबर समझाते हैं कि बेटा हुमायूं, मेरे मरने के बाद तो अपने भाइयों को प्यार ज़रूर करना, लेकिन उनको बंटवारा मत कर देना राज्य के बीच में, क्योंकि जो इनकी जो परंपरा थी कि इसमें ऐसा होता था कि सभी जो जितने भी उत्तराधिकारी हैं, जितने भाई हैं, सभी के बीच में राज्यों का समान बंटवारा होगा। तो यहाँ पर बाबर कहता है कि भाई, राज्यों का बंटवारा मत करना, भले ही तुमको प्यार देना उनको, भले ही अच्छा जीवन देना, लेकिन राज्यों का बंटवारा मत करना। हुमायूं यहाँ वही गलती कर देता है। वह अपने भाइयों को, जो अस्करी, कामरान, जिंदल, जो उसके भाई रहते हैं, उनको वो राज्य के हिस्से दे देता है, और जो भाई रहते हैं वो लालची निकल जाते हैं। तो एक तो उनकी वजह से, ऊपर से ये खुद अयोग्य रहता है, और दूसरी बात, इससे ज़्यादा योग्य और शक्तिशाली रहता है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी से 1540 चौसा बिलग्राम वगैरह की युद्ध में हारते हैं, और फिर ये इनको भागना पड़ता है भारत से बाहर। फिर ये सिंध क्षेत्र के राजा, जो राजपूत राजा हैं छत्रसाल, उनके पास में ही रहते हैं कुछ दिन। फिर उसके बाद में ईरान चले जाते हैं, फिर उधर से वापस आते हैं, और फिर वापस अपने राज्य को स्थापित करते हैं दिल्ली में। तब तक शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारी 1540 से 1555 ईस्वी तक हमें देखने को मिलेंगे। 1540 से 1545 ईस्वी शेरशाह सूरी केवल 5 वर्ष शासन करता है। उसके बावजूद ये मध्यकाल के सबसे महान शासकों में से, महान तो नहीं कहेंगे क्योंकि ज़्यादा उतने महानता वाले काम भी नहीं है, लेकिन सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक गिना जाता है। इसको, शेरशाह सूरी को, अकबर का पूर्वगामी भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर बहुत सारी जो व्यवस्थाएं रहती है वह शेरशाह की कंटिन्यू रखता है, और बहुत ज़्यादा प्रभावित वह इससे होता है। फिर अकबर हम देखते हैं 1556 से, यहाँ पर 1556 में हुमायूं राज्य जीत लेता है, लेकिन उसकी 55वें बार राज्य जीत लेता है, लेकिन 56 में उसकी मृत्यु हो जाती है। वह एक दीन पनाह महल बनाता है, और उसमें एक लाइब्रेरी होती है। वहाँ पर से पुस्तक पढ़ते हुए वह निकल रहा था, और वहीं पर से पैर फिसलकर उसका जीवन तमाम हो जाता है। तो यहाँ पर लेनपुल हुमायूं के विषय में कहते हैं कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाकर ही उसका जीवन समाप्त हो गया। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगती है लेनपुल की हुमायूं के विषय में। उसके बाद में हम अकबर को देखते हैं, तो 1556 से 1605 ईस्वी। अब देखने में तो ऐसा लगेगा कि सबसे ज़्यादा शासनकाल अकबर का ही रहा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत समय तक, 1560 तक तो बैरम खां का प्रभाव रहेगा, फिर 1562 तक महामंगा का प्रभाव रहेगा। उसके बाद से अकबर का जो मुख्य रूप से अकबर खुद अपनी बुद्धिमानी से, खुद अपने निर्णयों से जो शासन चलाता है, वो शुरू होता है। यही कारण है कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका माना जाता है? औरंगज़ेब का। क्योंकि औरंगज़ेब अपनी जो जैसे ही वह गद्दी में बैठ रहा है, वहीं से पूरे निर्णय किसकी इच्छा से हो रहा है? औरंगज़ेब की इच्छा से हो रहे हैं। जबकि अकबर जो रहता है वह अल्पवयस्क रहता है, इसलिए जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता तब तक वह खुद के निर्णय नहीं ले पाता है। इसलिए बैरम खां, महामंगा जैसे लोगों का प्रयास है सत्ता में दखल अंदाजी करने की, वो हम देखते हैं। जहांगीर फिर हम देखेंगे 1605 से 1627 ईस्वी। और इन्हीं दौरान आपको ये भी देखना होगा कि अकबर 1556 में यहाँ पर गद्दी पर बैठ रहा है, लेकिन उससे पहले जो सिकंदर लोदी वगैरह है,
उसके ही काल में 1498 ईस्वी में भारत में जो यूरोपीय हैं उनका प्रवेश हो गया है, क्योंकि वास्को डी गामा 1498 में दक्षिण भारत में प्रवेश कर चुका है और धीरे धीरे इनका भी विकास हम यहाँ पर देख रहे हैं। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी गद्दी पर बैठ रहा है, लेकिन इसी के काल में हम देख रहे हैं कि 1601 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहाँ पर हो रही है। 1605 से 1627 ईस्वी जहांगीर के काल में हम देख रहे हैं कि अन्य यूरोपीय कंपनियां भी यहाँ पर आ रही हैं। वहीं शाहजहां के काल में हम देख रहे हैं 1627 से 1658 ईस्वी, तो यहीं 1664 के आसपास पुर्तगाली भारत में आ रहे हैं। तो इन 3 शासकों के समय पर हम देखते हैं कि यूरोपीय प्रसार ज़्यादा हो रहा है और औरंगज़ेब के समय पर ये अच्छी खासी कंपनियां स्थापित कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ अभी सिर्फ व्यापारी के तौर पर रहते हैं, ज़्यादा प्रभाव अपना स्थापित वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि औरंगज़ेब एक शक्तिशाली शासक होता है। अब इसकी कट्टरता इसकी जगह पर थी, लेकिन एक बात जो थी इसकी कि ये मुगल वंश के सबसे प्रभावशाली प्रशासकों में से एक था। 1659 से 1707 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठता है। हालांकि इसकी दक्षिण भारत की जो नीति रहती है कि मैं राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करूंगा, और दूसरी इसका जो कट्टर सोच होती है वह इसको ले डूबती है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि औरंगज़ेब के प्रशासन में उसके मंत्रिमंडल में 33% मंत्री हिंदू होते हैं, गैर मुस्लिम होते हैं, और सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम मंत्री इन्हीं के दरबार में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कर वसूली करने का काम मुस्लिम लोगों को दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रयास ये करते हैं जिससे लोगों को लगता है कि ये हमारा प्रतिनिधित्व ये नहीं कर रहे हैं, और जो हिंदू शासक अन्य होते हैं जैसे शिवाजी महाराज हम देखते हैं, और भी हम शासक देखते हैं, वो विद्रोह करते हैं और फिर औरंगज़ेब का जो राज्य रहता है वह स्थिर नहीं रह पाता है, और दक्षिण भारत में वो सोचता है कि मैं दक्षिण भारत को पूरा जीत लूँगा, और दक्षिण भारत को जीतने के प्रयास में वह दक्षिण में ही दफन हो जाता है। और आज भी हम देखते हैं कि जो औरंगाबाद है, महाराष्ट्र का ज़िला, वहाँ पर इसकी समाधि आज भी आपको मिल जाएगी। अब उत्तर मुगल काल में हम कमज़ोर शासकों का दौर देखते हैं जो 1857 ईस्वी तक चलता है, और 1857 ईस्वी में जो अंत बहादुर शाह द्वितीय जफ़र रहते हैं, इनके विषय में ये कहानी है कि कहानी नहीं फैक्ट है कि 1857 ईस्वी का जब विद्रोह होता है, तो जो मेरठ और उत्तर प्रदेश क्षेत्र के जो क्रांतिकारी होते हैं वो दिल्ली जाते हैं और बहादुर शाह जफ़र पर ये दबाव डालते हैं कि आप भारत के सम्राट अपने आप को घोषित करिए और कहिए कि अब हम अंग्रेज़ों को निकाल फेंकेंगे। बहादुर शाह जफ़र कहते हैं भाई मेरे जोड़ों में दर्द हो गया, मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ, अब मैं ये नहीं कर पाऊँगा, लेकिन दबाव में वो करते हैं और घोषणा करते हैं कि मैं भारत का सम्राट हूँ, और जितने भी छोटे मोटे राजा हैं वह सभी अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ें, सभी को उनका क्षेत्र अंग्रेज़ों से मुक्त कराने में मैं सहायता करूँगा। तो इस तरह से बहादुर शाह द्वितीय जफ़र एक प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में भी हमें नज़र आते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय जो रहता है, जफ़र नाम से कविताएं भी ये लिखते हैं, तो जब ये क्रांति असफल होती है तो इन्हें रंगून भेज दिया जाता है, और 1862 के आसपास रंगून की जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ में यहाँ पर इसका जो मुग़ल वंश है वह समाप्त हो जाता है। बहादुर शाह जो द्वितीय जफ़र हैं, इनके विषय में एक बात ये भी है कि जब ये अपने अंतिम दिनों में रहते हैं तो ये कहते हैं कि मैं इतना बदनसीब हूँ कि मुझे अपनी मातृभूमि की 2 गज भूमि भी नसीब नहीं हो सकी, क्योंकि ये रंगून में ही इनका देहांत होता है और रंगून में ही इनकी समाधि मौजूद है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ें तो अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं बाबर से और मुग़ल साम्राज्य की। तो अभी तो हमने ब्रीफ में देखा कि हमको क्या क्या पढ़ना है, लेकिन अब हम यहाँ पर से शुरू कर रहे हैं। तो 1526 में बाबर भारत पर आक्रमण करने वाला है और 1530 में मरने वाला है। लेकिन उससे पहले बाबर की स्टोरी देखते हैं कि उससे पहले बाबर क्या क्या घटनाएं को घटित करते हैं। अब 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन 1483 ईस्वी में फरगना ट्रांसऑक्सियाना क्षेत्र उज़्बेकिस्तान में बाबर का जन्म होता है। इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे और माता का नाम था कुतलू निगार खानम। अब ये देखो, बाबर जो था वह तैमूर और चंगेज़ खां दोनों का वंशज था। तैमूर भी एक आक्रमणकारी था जिसने भारत पर भी आक्रमण किया था, और चंगेज़ खां जिसने भले ही भारत पर कभी सीधे आक्रमण न किया हो, इल्तुतमिश पर इसके आक्रमण की संभावनाएं बड़ी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने उस खतरे को टाल दिया था। लेकिन जो
चंगेज़ खां हैं, ये अगर आंकड़ा सही है तो तकरीबन 1 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इतने ज़्यादा लोगों का नरसंहार करने का श्रेय अगर किसी के पास है तो चंगेज़ खां है। दुनिया के सबसे बर्बर लोगों में इसका नाम गिना जाता है और इसने बहुत ही ज़्यादा नरसंहार अपने समय पर किया था। तो यहाँ पर ये इसके जो पिता थे, इसकी जो माँ थी बाबर की, कुतुलुग निगार, वह चंगेज़ खां की 14वीं वंशज थी। वहीं पर जो तैमूर की तरफ से बात करें तो बाबर के जो पिताजी थे उमर शेख मिर्ज़ा के परदादा कौन थे? तैमूर थे। यानी कि उनके दादा के पिता उमर शेख मिर्ज़ा के दादा के पिता तैमूर थे। तो इस तरह से बाबर, तैमूर और चंगेज़ खां दोनों का वंशज यहाँ पर था। चगताई तुर्क इनकी मातृभाषा थी। इस बात से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है बाबर नामा या तुजुक ए बाबरी, वह उसने इसी चगताई तुर्क भाषा में लिखी है। और अक्सर ये प्रश्न बनता है, फारसी सल्तनत व मुग़ल काल की दरबारी भाषा थी। अब ये भी देखना कि शुरुआत में जो पहला हम वंश देखते हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है, तो हम वहाँ पर भी देखते हैं कि वो तुर्क वो भी होते हैं, ठीक है। लेकिन और ये भी तुर्क हैं। तो यहाँ पर ये देखना कि ये तुर्क होने के बावजूद तुर्की को अपनी मातृभाषा नहीं बनाते, क्योंकि फ़ारसी पहले से ही प्रचलन में चल रही थी और फ़ारसी एक अच्छा खासा अपना स्थान घेर चुकी थी। इसलिए फ़ारसी सल्तनत काल और मुग़ल काल की दरबारी भाषा रहती है। 1494 ईस्वी में पिता उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु होने पर मात्र 11 वर्ष की आयु में बाबर फरगना का शासक बनता है। समरकंद का शासक, जो कि बाबर का चाचा था, वह समरकंद पर अधिकार करने हेतु कूटनीति करने लगता है। बाबर की नानी एहसान दौलत बेगम, जो कि एक बेहतरीन कूटनीतिज्ञ भी थी, वह बाबर को संरक्षित करती है और बाबर के खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों को रोकती है। बाबर ने अपने चाचा अहमद मिर्ज़ा पर आक्रमण किया, क्योंकि समरकंद बाबर का व उसके पिता का पैतृक क्षेत्र था। इसलिए उसके पिता भी समरकंद को जीतना चाहते थे, लेकिन वह नहीं जीत पाए और उनकी मृत्यु हो गई। तो बाबर इस सपने को पूरा करना चाहता था। तो यहाँ पर बाबर अपने चाचा पर आक्रमण करता है। क्यों? क्योंकि वह चाहता था कि उसके पिता जिस क्षेत्र को पाना चाहते थे, जो कि उसके पिता का पैतृक क्षेत्र था, वह उस क्षेत्र को जीते। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपको मराठा साम्राज्य, जब हम मध्यकालीन भारत की अंत की और जब हम आधुनिक भारत की शुरुआत पढ़ेंगे, वहाँ पर हम देखते हैं कि जब पेशवा पद की शुरुआत होती है तो 1713 ईस्वी में साहू जी महाराज पेशवा बालाजी विश्वनाथ को अपना पहला पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और यहाँ पर से पेशवा के पास में ज़्यादा शक्तियाँ आती हैं छत्रपति की तुलना में, और पेशवा पद शक्तिशाली हो जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ जब अपने अलग अलग विजय अभियानों को करते हैं, तो उनका एक सपना रहता है कि वह दिल्ली पर अधिकार करें और दिल्ली को जीतें। लेकिन उससे पहले ही उनकी 1720 में मृत्यु हो जाती है। और जब उनका 18 साल का लड़का 18 या 20 साल के रहते हैं, बाजीराव फर्स्ट अगले पेशवा बनते हैं, तो वह अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए दिल्ली पर अधिकार करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ वो इसीलिए दिल्ली पर आक्रमण करते हैं कि उनके पिता की कभी इच्छा रही थी कि वह दिल्ली को जीते। तो यहाँ पर तकरीबन 3 दिनों तक बाजीराव फर्स्ट दिल्ली पर अधिकार करते हैं। हालांकि वह प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने के बजाय अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखते हैं और बहुत सारी संधियाँ वगैरह होती है। और यहाँ पर से मुगलों के प्रशासन में मराठों का हस्तक्षेप और भी ज़्यादा यहाँ पर से बढ़ जाता है। उसी तरह से बाबर भी चाहता था कि वह भी अपने पिता के सपने को पूरा करें। हालांकि जो उसके चाचा रहते हैं, वह अपने पड़ोसी शासक उज़्बेक शासक सैवानी खां उज़्बेक की सहायता से बाबर को पराजित कर देते हैं और बाबर यहाँ पर हार जाता है। 1502 ईस्वी में सैवानी खां उज़्बेक और बाबर के बीच में युद्ध होता है, सरायपुल का युद्ध, और इसमें बाबर की पराजय होती है और बाबर को फरगना क्षेत्र छोड़ना पड़ता है। 1504 ईस्वी में बाबर द्वारा काबुल और गजनी को जीता जाता है। 1508 ईस्वी हुमायूं के जन्म के अवसर पर बाबर बादशाह की उपाधि लेता है। 1504 ईस्वी में बाबर द्वारा काबुल और गजनी क्षेत्र को जीता जाता है। 1508 ईस्वी में जब हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा रहता है, इसका जन्म होता है, तो इसके अवसर पर बाबर बादशाह की उपाधि लेता है। 1511 ईस्वी में बाबर
फरगना और समरकंद पर पुनः अधिकार करने का प्रयास करता है, लेकिन वह हार जाता है। वह यह प्रयास इसलिए करता है क्योंकि सैवानी खां, जो कि बहुत ही ज़्यादा उसका विरोधी था और जिसके कारण वह इन क्षेत्रों पर अधिकार नहीं कर पा रहा था, 1510 ईस्वी में ईरान के इस्माइल सफवी शासक से हारकर सैवानी खां मारा जाता है। इसलिए बाबर इस स्थिति का लाभ उठाना चाहता था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता है। असफल होने पर बाबर मध्य एशिया छोड़ भारतीय क्षेत्रों को जीतने का प्रयास करता है। बाबर पंजाब जीतने का प्रयास करता है और 4 बार आक्रमण करता है। अब 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको। पहली ये कि बाबर पंजाब क्षेत्र में आक्रमण आखिर क्यों कर रहा है? तो यहाँ पर देखो, वो अपने पैतृक क्षेत्र समरकंद, उससे तो वहाँ तो ही चुका है, वहाँ तो जीत नहीं पाया। जो उसका शासन क्षेत्र था फरगना, जो उसका स्टेट था, वो भी वह उससे भी हाथ धो बैठा है। तो यहाँ पर उसके पिता के पैतृक क्षेत्र को जीतने के चक्कर में वह खुद का पैतृक क्षेत्र हार गया है। तो यहाँ पर जो बाबर रहता है वो क्या सोचता है, उसको पता चला कि भाई पंजाब क्षेत्र एक समृद्ध क्षेत्र है, तो क्यों ना यहाँ पर आक्रमण किया जाए और पंजाब क्षेत्र से जो धन प्राप्त होगा उससे एक बड़ी सेना खड़ी करके मैं न केवल फरगना को जीतूंगा बल्कि अपने पिता के पैतृक क्षेत्र समरकंद को भी जीत लूंगा और मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर कुछ नियति को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पर ये 4 बार आक्रमण करने वाला है। और ये ध्यान रखना, दूसरी बात ये है कि कई बार ये सीक्वेंस पूछा जाता है कि भाई उसके आक्रमणों को जमाएंगे, तो हम अक्सर सिर्फ ध्यान क्या देते हैं कि 1526 में बाबर आया और लोदी को मार के दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर लिया। लेकिन ये ध्यान रखना कि 1526 से पहले भी बाबर 4 बार आक्रमण कर रहा है। तो इसका जो सीक्वेंस है आक्रमण करने का, ये ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्योंकि हम नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा मजबूत होकर पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये भी ध्यान रखना कि पहली बार कब और कहाँ आक्रमण कर रहा है, क्योंकि बाबर ही उत्तर भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल करता है, बारूद का इस्तेमाल करता है। हालांकि हम दक्षिण भारत में देख चुके हैं कि जो देवराय है और जो फिरोज शाह बहमनी हैं, उनके बीच में, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में जब युद्ध हुआ तो वहाँ पर जो हम देखते हैं कि वहाँ पर पहली बार बारूद या तोपों का इस्तेमाल हो चुका था। तो भारत का पहला प्रयोग था जहाँ पर तोपों का प्रयोग युद्ध में हमें देखने को मिलता है। लेकिन बाबर उत्तर भारत के संदर्भ में पहली बार तोपों का इस्तेमाल करता है। अब प्रथम आक्रमण उसका 1519 ईस्वी में होता है। और ये भी ध्यान रखना कि इससे पहले तक दिल्ली सल्तनत में किसकी सत्ता चल रही थी? सिकंदर लोदी की सत्ता चल रही थी। और सिकंदर लोदी 1517 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा और उसके बाद उसका जो बेटा रहता है इब्राहिम लोदी, वह गद्दी पर बैठता है 1517 से 26 तक। तो इस समय पर दिल्ली सल्तनत पर कौन शासन कर रहा है? इब्राहिम लोदी शासन कर रहा है। तो यहाँ पर इसका पहला आक्रमण होता है 1519 में। भेड़ा का किला बाजोर क्षेत्र ये जीतता है और पहली बार तोपों का ये प्रयोग भारत में कर रहा है। उत्तर भारत के जो शासक वगैरह थे उनको इतनी जानकारी नहीं थी तोप वगैरह की, तो उनके लिए एक नई बात थी। अब उसका जो दूसरा और तीसरा आक्रमण होता है 1520 और 21 के दौरान होता है, जहाँ पर वह पेशावर और सियालकोट को जीतता है। इस समय पंजाब का गवर्नर था दौलत खां लोधी। अब ये भी ध्यान रखना कि दौलत खां लोधी भी इब्राहिम लोधी से परेशान था। क्यों? क्योंकि दौलत खां लोधी का जो बेटा था उसको कोई गलती के कारण इब्राहिम लोधी जो रहता दिल्ली का सुल्तान, वो उसको हाथी के पैरों से कुचलवा देता है। तो यहाँ पर दौलत खां लोधी बहुत ज़्यादा आक्रोशित रहता है और वह यह चाहता है कि वह किस तरह से इब्राहिम लोधी को सबक सिखाए और उसे दिल्ली की सत्ता से बेदखल करे। तो यहाँ पर हम आगे चलकर देखेंगे कि ये दौलत खां लोधी बाद में बाबर का साथ देता है दिल्ली विजय में। अब देखो, 1524 ईस्वी में लाहौर पर आक्रमण करता है बाबर और यह पंजाब पर चौथा आक्रमण था। उस समय पर जो लाहौर वगैरह था वह भी पंजाब में आता था। अब इस समय तक बाबर का उद्देश्य भारतीय क्षेत्रों से धन लूटकर समरकंद को जीतना था, लेकिन भारतीय क्षेत्रों से कुछ राजाओं के आमंत्रण व आसान विजयों से वह महत्वाकांक्षी हो गया था। तो यहाँ तक तो वह चाहता था कि वह धन लेकर अपने पैतृक क्षेत्रों को जीते, लेकिन यहाँ तक क्या हुआ कि उसने 4 बार आक्रमण किया और चारों बार उसे आसानी से विजय हासिल हुई। उसे ये लगा नहीं कि भाई मैं युद्ध कर रहा हूँ
और बहुत आसानी से वो जीत गया। कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी कि वह हार गया या फिर हारते हारते जीता। तो यही कारण है। और दूसरी बात ये थी, जैसे हमने अभी देखा, ये पंजाब का जो गवर्नर है दौलत खां लोधी, ये उसके पक्ष में है, और एक दो ऐसे लोग और हैं जो उसको आमंत्रण देते कि भाई आप दिल्ली पर आक्रमण करो। तो यहाँ पर से इसके मन में लड्डू फूटता है और ये दिल्ली की तरफ बढ़ता है आक्रमण करने के लिए। अब देखिए, बाबर को आमंत्रित करने वाले शासकों की बात करें तो ये हमें जानकारी कहाँ से मिल रही है, ये बाबरनामा से मिल रही है। और ये बाबरनामा क्या है, या तुजुक-ए-बाबरी भी इसको कहते हैं। ये बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है जो उसने खुद लिखी है। तो वह बताता है कि भाई उसको दौलत खां लोधी, जो कि पंजाब का गवर्नर है, वह आक्रमण करता है, वह उसको आमंत्रित करता है कि भाई आप दिल्ली पर आक्रमण करो। अब ये दौलत खां लोधी उसको क्यों आमंत्रित कर रहा है, तो हम देख चुके हैं कि वह खुद महत्वाकांक्षी था दिल्ली पर सत्ता प्राप्त करने के लिए। और अपने बेटे दिलावर खां, जो दौलत खां लोधी है, इसके बेटे दिलावर खां लोधी, जिसको इब्राहिम लोधी ने मरवा दिया था, हाथी से कुचलवा दिया था, उसका भी ये बदला लेना चाहता था। अब इब्राहिम लोधी का जो चाचा रहता है आलम खां लोधी, वह भी महत्वाकांक्षी था। वह भी दूत भेजता है बाबर के पास कि आप दिल्ली पर आक्रमण करो। और बाबर बताता है कि राणा सांगा का दूत भी बाबर के पास आया था कि आप दिल्ली पर आक्रमण करो। अब ये सबसे विवाद का विषय है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था या नहीं बुलाया था। तुजुक-ए-बाबरी की बात करें तो यहाँ पर बाबर को बुलाया था राणा सांगा ने, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि इस समय पर राणा सांगा राजपूत क्षेत्र की जो राजस्थान है, आज का राजपूताना है, उसकी एक बड़ी ताकत थे और बहुत सारे राजपूत सरदार उनके प्रभाव में थे। बहुत सारे राजपूत शासक उनके कहने पर चल रहे थे। अगर उन्हें दिल्ली जीतने की इच्छा होती तो वह बहुत पहले ही जीत सकते थे, क्योंकि वो इस समय पर भारत के प्रमुख शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। लेकिन बाबरनामा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो कहता है कि उसके पास राणा सांगा का दूत आया था। अब ये सच है या नहीं है, ये विवाद का विषय है। 1525 ईस्वी तक संपूर्ण पंजाब वह जीत लेता है और 1525 के बाद पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। ये डेट आपको याद रहनी चाहिए। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध होता है। इब्राहिम लोधी यहाँ पर हार जाता है और युद्ध के दौरान वह मारा जाता है। अब ये ध्यान रखना कि सल्तनत काल के इतिहास में पहला सुल्तान रहता है इब्राहिम लोधी, जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है। इब्राहिम का सामंत बिक्रमजीत भी यहाँ पर मारा गया। ग्वालियर शासक मानसी तोमर जो थे, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे संगीत क्षेत्र में। तो जो मानसी तोमर हैं, इनके पुत्र रहते हैं बिक्रमजीत सिंह। और तोप खाने का प्रयोग यहाँ पर बाबर करता है और तुलुगनुमा या रूमी पद्धति का ये प्रयोग करता है। तो ये तुलुगनुमा या रूमी पद्धति क्या होती है, तो यहाँ पर सामने से ये सामने वाली सेना आपको दिख रही होगी और उनके सामने ये बाबर की सेना है, और बाबर की सेना के बीच में जो खांचे बने हुए हैं ना, वो क्या बने हैं, वो तोप खाने हैं। तो अब देखो, ये तोप खाने बीच में है, अचानक से सेना सामने से हटेगी और तोप खाने चलने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, जो साइड की शुरुआत की जो पंक्ति है और जो साइड सबसे लास्ट की जो पंक्ति है सैनिकों की, वो क्या करती थी, वो सामने वाली सेना के पीछे से जाकर आक्रमण कर देती थी। काफ़ी हद तक ये छत्रपति शिवाजी महाराज जिस तकनीक को फॉलो करते हैं, छापामार या गुरिल्ला पद्धति, उससे मिलती जुलती है। बस इसमें तोपों का इस्तेमाल भी यहाँ पर हो रहा है। तो इसमें क्या होता था, पूरी बाबर की सेना एक तरफ लाइन से खड़ी है और दूसरी तरफ कुछ किलोमीटर में दुश्मनों की सेना खड़ी हुई है। अब बाबर की सेना के बीच में तोपखाने रखे हुए हैं और किनात में जो सैनिकों की टुकड़ी है, उसको विशेष ये आदेश है कि भैया उसको प्रशिक्षण भी इसीलिए मिला है कि जैसे ही मौका मिले तुमको साइड से निकल कर जाना है और दुश्मन सेना पर पीछे से आक्रमण करना है। इससे क्या होगा, दुश्मन सेना में भगदड़ भी मचेगी और उनके मन में ये डर भी बैठेगा कि भाई हमारे दुश्मन की सेना तो बहुत बड़ी है, चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है, यानी कि हम हार सकते हैं। इससे वो डिमोटिवेट भी होते थे और जीतने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती थी। तोपों का इस तरह से इस्तेमाल कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए, इसलिए इन तोपों को एक साथ न रखकर अलग अलग सेना के बीच में रखा जाता था, इससे ज़्यादा नुकसान पहुँचता था। अब इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम ऑटोमन शासकों ने किया था।
इसलिए इस पद्धति को रूमी पद्धति भी कहते हैं। बाबर के दो तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां, और इतिहासकारों की माने तो तोप खाने के प्रयोग से ही बाबर को यहाँ पर जीत मिली, और इन तोप खाने के सफलतापूर्वक प्रयोग का श्रेय जाता है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। हालांकि बाबर पानीपत की विजय का श्रेय अपने तीरंदाजों को देता है, और वह कहता है कि मेरे सफल तीरंदाजों ने मुझे पानीपत का युद्ध जिताया। दिल्ली आगरा पर बाबर का नियंत्रण हो जाता है तथा मुगल राज्य की स्थापना हो जाती है। लोदी का खजाना ग्वालियर के किले में था, क्योंकि इब्राहिम लोदी जानता था कि बार बार आक्रमण हो रहे हैं, और उसने ये सुन रखा था कि देश के सबसे शक्तिशाली किलों में से एक ग्वालियर का किला है। तो वह ग्वालियर के जो शासक रहते हैं, जो कि उसका सामंत भी रहता है, तो वहाँ पर वह अपना खजाना रखवा देता है और वहाँ सुरक्षित रहता है। लेकिन यहाँ पर जब विक्रमजीत वगैरह मारे जाते हैं, जो मानसिंह तोमर रहते हैं वो तो रहते ही नहीं हैं, उनके बाद जो विक्रमजीत रहते हैं वह भी युद्ध में मारे जा चुके हैं, तो बहुत आसानी से ये ग्वालियर क्षेत्र के किले पर अधिकार कर लेते हैं, और वहाँ पर से ये खजाना पूरा अपने पिता के पास ले जाता है हुमायूं, और इसी खजाने में मिलता है क्या? कोहिनूर हीरा। बाबर ने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर इब्राहिम लोदी का खजाना प्राप्त किया। इसी खजाने में कोहिनूर हीरा था, जिसे हुमायूं ने बाबर को दिया, लेकिन बाबर ने हुमायूं को वापस दे दिया। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कोहिनूर हीरे के बारे में लिखता है कि इसका मूल्य लगभग 60 मिस्कल था। अब ये मिस्कल कह सकते हैं कि उस समय की मुद्रा रही होगी, जो अरब या खरबों में रही होगी, क्योंकि इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो कि यहाँ पर ये कहता है कि यह इतना मूल्यवान है कि पूरे विश्व की जनता को 2.5 दिन तक इससे खाना खिलाया जा सकता है। यानी कि कोहिनूर हीरा को अगर आपने बेच दिए तो आप पूरी दुनिया को 2.5 दिन तक खाना खिला सकते हो, ये कहते थे बाबर। तो ये भले ही थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है, और है भी अतिशयोक्तिपूर्ण, झूठ झाट है, लेकिन फिर भी इससे आप कोहिनूर हीरा की वैल्यू लगा सकते हो कि ये कितना ज़्यादा एक बहुत ही खूबसूरत और कितना नायाब और बेशकीमती हीरा रहा होगा। अब ये खानवा का युद्ध लड़ता है। अब बाबर के युद्धों को समझने के लिए एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक चलती है, बहुत ही फेमस है। वो ये है कि बाबर 26 को आता है, ठीक है, 1526 में आक्रमण करता है, 1527 को खाना खाता है, ठीक है। अब देखो, 26 को आया, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 26 को पानी पिया, पानीपत का युद्ध, 27 को खाना खाया, खानवा के युद्ध, 28 को चल दिया, चंदेरी का युद्ध, 29 को घर गया, घाघरा का युद्ध, और 30 को मर गया। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट ट्रिक है। जब मैं अपने स्कूल में था तो मुझे मेरी स्कूल की टीचर ने बताई थी, तो आप भी इस तरह से इन चीज़ों को याद रख सकते हो। 1527 17 मार्च को ये खानवा का युद्ध में लड़ता है, और रूपबाज भरतपुर राजस्थान क्षेत्र में यह युद्ध होता है। राणा सांगा और उनके गुट के अन्य राजपूत शासक, जिनमें आमेर, मारवाड़, नागौर, अजमेर, चंदेरी के राजपूत शासक, और 2 मुस्लिम यहाँ पर नेता भी होते हैं, महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का रिश्तेदार होता है, और हसन खां मेवाती जो कि मेवात का शासक होता है। ये बाबर के वर्सेस बाबर के खिलाफ लड़ते हैं। बाबर यहाँ पर जिहाद का नारा देता है, क्योंकि बाबर ये जानता था कि उसकी जो सेना है वह पानीपत के युद्ध लड़ने के बाद में थक चुकी है, लेकिन अगले ही साल उन्हें एक नया युद्ध लड़ना है। तो यहाँ पर उसकी सेना एक तो अपने क्षेत्र मध्य एशिया का था ये, अब सोचो मध्य एशिया से इतनी दूरी तय करके आ चुके हैं, अब उसके बाद में इन्हें फिर युद्ध पे युद्ध लड़ाया जा रहा है, तो वापस जाना चाहते हैं और युद्ध छोड़ना चाहते हैं। तो उनको मोटिवेट करने के लिए बाबर क्या कहता है कि भैया ये जो युद्ध है ये जिहाद का युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, हमें धर्म के लिए लड़ना है, क्योंकि सामने वाली जो सेना है उसमें जो लोग हैं वो हमारे धर्म के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। तो अगर इस्लाम को बचाना है तो उनको हराना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, आप समझ सकते हो ये पूरा झूठ झाट बाबर यहाँ पर पेलता है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये धर्म युद्ध होता है या फिर राणा सांगा या राजपूत शासक धर्म के खिलाफ होते, तो यहाँ पर 2 मुस्लिम नेता या 2 मुस्लिम राजा हसन खां मेवाती और महमूद लोदी के यहाँ जगमालते। लेकिन ऐसा नहीं था,
ये सिर्फ एक राजनीतिक युद्ध था, सत्ता की प्राप्ति के लिए युद्ध था। लेकिन बाबर बहुत ही चालाक व्यक्ति था। वो जानता था कि मेरी सेना थोड़ी आलसी हो चुकी है, थक चुकी है, और अगर ऐसे ही मैं युद्ध करने गया तो तुलगनुमा पद्धति हो, चाहे तोप का प्रयोग हो, चाहे तीरंदाज हो, इन सब के होने के बावजूद मैं हार जाऊंगा, क्योंकि मेरी सेना कमज़ोर हो जाएगी, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए बाबर जिहाद का नारा देता है और शराब का प्याला पूरी सेना के सामने तोड़ता है और कहता है कि अब हम तभी शराब पिएंगे जब हम युद्ध को जीत जाएंगे। शराब पीने पर वह पाबंदी की घोषणा कर देता है और तमगा नामक कर जो सैनिकों पर लगता था वह हटाने की घोषणा भी वह कर देता है। बाबर इस युद्ध में भी तुलगनुमा पद्धति व तोपखाने का प्रयोग करता है। राणा सांगा की सेना बाबर की सेना से दोगुनी थी, ये ध्यान रखना, लेकिन आधुनिक होने के कारण बाबर की सेना यहाँ पर हावी होती है। राणा सांगा के कमज़ोर होने पर जो झाला अज्जा राणा सांगा के जो सेनापति रहते हैं, वो राणा सांगा का राज चिन्ह मतलब राणा सांगा की तरह कपड़े पहनकर वह युद्ध धारण करते हैं और युद्ध भूमि पर वह राणा सांगा को बाहर भेजते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये युद्ध चलता है और खानवा की युद्ध में बाबर की विजय होती है और बाबर ने गाजी की उपाधि यहाँ पर वह लेता है। गाजी का मतलब होता है कि जो गैर मुस्लिम है उनको सबक सिखाने वाला या जीतने वाला, इस तरह से इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर इस युद्ध के बाद भारत में मुगल राज्य पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। तो ज़्यादातर विद्वान मानते हैं कि पानीपत के युद्ध को जीतने से बाबर इस्टेब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि इब्राहिम लोदी तो कमज़ोर शासक था, लेकिन राणा सांगा जो इस समय पर उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे, उनको हराने के बाद में, खानवा के युद्ध को जीतने के बाद में वह सबसे शक्तिशाली शासक बनता है। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी के युद्ध में चंदेरी का जो शासक रहता है मेदिनी राय, उसको वह पराजित करता है और इस युद्ध में राजपूतों के सिरों की वह मीनार बनवाता है। मतलब इतना ज़्यादा कत्लेआम इस युद्ध में होता है। अब बाबर की ओर से शेर खां यानी कि शेर शाह सूरी युद्ध में शामिल हुआ था और बाबर से बाद में झगड़ा होता है इसका कुछ बात को लेकर। इसके बाद शेर खां जो शेर शाह सूरी रहता है वह सेना छोड़ देता है। और यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि बाबर अपने बेटे हुमायूं को ये भी सलाह देता है कि भाई इस आदमी से बच के रहियो, वरना ये तुमको कल्याण कर देगा तुम्हारा। हुमायूं बहुत सारी भूलें करता है, जिनमें उसके पिता कहते हैं कि अपने भाइयों को राज्य मत बांटना, वह बांट देता है। उसके पिता कहते हैं कि शेर खां से बच के रहना, वह उसको हल्के में ले लेता है। यही कारण है कि बाद में हुमायूं सत्ता खो देता है। अब अगला जो युद्ध हम यहाँ पर देखेंगे वो है 1529 का घाघरा का युद्ध। अब देखो, घाघरा का युद्ध 1529 में हो रहा है और अफगान नेता महमूद लोदी, जो कि बंगाल का अफगान शासक नुसरत शाह की सहायता प्राप्त इसको होती है, इसकी सेना को पराजित करता है बाबर और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। मध्यकाल का पहला यह युद्ध होता है जो स्थल और जल दोनों मार्गों में लड़ा गया। तो यहाँ पर बाबर के पास में दो रिकॉर्ड हो गए। पहला ये कि पहली बार तोपखाने का प्रयोग 1519 में जब ये आक्रमण कर रहा है तब ये कर रहा है, और दूसरी बात यह है कि मध्यकाल में स्थल और जल मार्ग यानी कि नौसेना से समुद्र में भी ये लड़ रहा है, नदियों समुद्र में भी ये लड़ रहा है और स्थल में भी ये लड़ रहा है। तो ये पहला शासक है जो मध्यकाल का जो जल और थल दोनों मार्गों में लड़ रहा है घाघरा के युद्ध में, और पहली बार तोपखाने का प्रयोग भी ये कर रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि तुलुगनुमा पद्धति का प्रयोग भी भारत में पहली बार बाबर ही कर रहा है, क्योंकि इससे पहले कोई और शासक नहीं करता है। आगरा के आराम बाग जिसे बाबर ने बनवाया था उसमें बाबर को, अब यहाँ पर बाबर की इस युद्ध में विजय होती है। काबुल में वह विद्रोह दमाने जाता है। इस विजय के बाद में उसको पता लगता है कि काबुल में विद्रोह हो गया है, तो यहाँ पर वह थोड़ी बहुत संधि करता है और ढीलम ढाली करके काबुल की तरफ विद्रोह दबाने चला जाता है। लेकिन विद्रोह दबाने के बाद में लौटते समय 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। आगरा के आराम बाग जिसे बाबर ने बनवाया था उसमें बाबर को दफना दिया जाता है।
काबुल में विद्रोह समाप्त होने के बाद बाबर की लाश को पुनः निकालकर काबुल में उसके द्वारा चिन्हित स्थान पर दफनाया जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल क्षेत्र में दफनाया जाए। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम के अनुसार हुमायूंनामा में वह लिखती है कि इब्राहिम लोदी की माँ के द्वारा ये जब भारत पर आक्रमण करता है तो वह उसकी माँ को नहीं मारता है, उसको जीवित रहने देता है। तो यहाँ पर बाबर के बारे में जो हुमायूं नामा में उसकी बहन लिखती है, सॉरी उसकी बेटी लिखती है गुलबदन बेगम, कि इब्राहिम लोदी की माँ के द्वारा बाबर को जहर देकर मार दिया गया। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, लेकिन बाबर के युद्धों को अगर हम देखें तो वही शॉर्टकट ट्रिक, 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चल दिया, 29 को घर गया और 30 को मर गया। ये था बाबर का इतिहास। और इसके बाद में बाबर एक योग्य सेना नायक होने के साथ साथ विद्वान शासक भी था। इसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी। अब बाबर ने बाबरनामा में उल्लेख किया है कि भारत के विषय में, अब ध्यान रखना कि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जहाँ पर मौसम के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, भौगोलिक दशाओं के बारे में, कुछ विशिष्ट भारत की विशेषताओं के बारे में, प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में कोई राजा अपनी आत्मकथा में वर्णन कर रहा है और अगर ऑप्शन में बाबर है तो आंख बंद करके भैया बाबर को टिक कर देना, क्योंकि इस काल में भारत की भौगोलिक दशाओं के बारे में प्रमुख जानकार के रूप में बाबर को जाना जाता है। और ये बाबर ने बाबरनामा में उल्लेख किया है कि यहाँ का मौसम कष्टकारी है और उसने भारत में 3 अभिशाप बताए हैं कि भैया भारत में 3 बहुत बड़े कष्ट हैं। पहला ये है कि गर्मी बहुत लगती है। अब ये उत्तर भारत में जुलाई के मौसम में ये भारत में आया तो जुलाई के मौसम में तो फटेहाल गर्मी रहती है, तो इसको समझ में आ गया कि भैया बहुत गर्मी है। दूसरा, धूप भी बहुत रहती है, धूप ज़्यादा रहती तभी तो गर्मी रहती है, और लू भी बहुत चलती है। तो ये 3 अभिशाप ये भारत के विषय में बताता है। बाबर ने भारतीयों को हिंदुस्तानी कहा और ये भी कहा कि हिंदुस्तानियों ने अच्छे से दुश्मनी निभाई। वह जिन जिन क्षेत्रों को जीतता गया उन क्षेत्रों में हिंदुस्तानियों ने खेतों को जला दिया, पानी में जहर मिला दिया। अब क्या होता था कि जब भी ये आक्रमण करने कहीं पर जाता था तो जहाँ ये जीत लिया, मान लो इससे चंदेरी जीत लिया, तो वहाँ के लोग क्या करते थे कि पूरा क्षेत्र खाली कर देते थे और वहाँ पर के जो भी सोर्सेस हैं उनको तबाह कर देते थे। पीने के लिए तालाब के पानी में जहर मिला देते थे, फसलों को आग लगा के ख़त्म कर देते थे। कि अगर बाबर रुकना भी चाहे और यहाँ पर राज्य स्थापित करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि बाबर कहता है कि भारतीयों ने भैया बड़े अच्छे से दुश्मनी निभाई। अब आम पुरुष के विषय में ये कहता है कि जो भारत का आम व्यक्ति है वह नंगे पैर चलता था और कमर के ऊपर वस्त्र नहीं पहनता था। तो कह सकते हैं कि इस समय पर आम व्यक्ति का जीवन बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच चुका है। बाबर ने भारतीय स्थापत्य को साधारण बताया, उसने केवल ग्वालियर के किले की प्रशंसा की है। उसने भारतीय आमों की भी प्रशंसा की है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में समकालीन 5 मुस्लिम व 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया है। वह उल्लेख करता है इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली का सुल्तान है जिसको वह हराता है, नुसरत शाह बंगाल का शासक जिसको भी वह हरा रहा है, महमूद खिलजी सेकंड जो कि मालवा का शासक है, कलीमुल्ला शाह बहमनी जो कि मालवा का शासक है, और मुजफ्फर शाह सेकंड ये कहाँ का है, गुजरात का शासक है। और जो 2 हिंदू शासकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राणा सांगा मेवाड़ के शासक हैं और कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक हैं। और कृष्णदेव राय को बाबर कहता है कि ये समकालीन भारतीय इतिहास के, मतलब कि जब वह भारत में आता है तो वो कहता है कि इस नज़रिए से जब मैं भारत को देख रहा हूँ तो मुझे सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध शासक कृष्णदेव राय नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कलीमुल्ला शाह बहमनी जो है ये बहमनी साम्राज्य का शासक होता है और ये भी यहाँ पर इनके समकालीन सभी होते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं। इसके बाद में देखिए बाबर ने तुर्की भाषा में दीवान की रचना की। दीवान एक उसकी रचना है। उसने ख्वाजा उबैदुद्दीन द्वारा रचित ग्रंथ रिसाला ए बलीदिम्मा का फारसी अनुवाद किया। बाबर मुस्लिम कानून की पुस्तक दर फ़िक़्हे मुबाइन या मुबाइन की रचना कामरान को शिक्षा देने के लिए वह लिखता है 1522 ईस्वी में।
बाबर ने लेखन कला की नवीन शैली में रिसाला-ए-उपज यानी कि खत-ए-बाबरी की रचना की। बाबर ने सड़क मापने के लिए गज-ए-बाबरी का इस्तेमाल किया, जो हुमायूं के काल तक चलता है। और बाबर नक्शबंदी सूफी संत ओबैदुल्ला अहरार का शिष्य था और बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि भैया दमादम मस्त कलंदर हम गाना सुनते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये शब्द, इसकी मीनिंग, कलंदर की मीनिंग क्या होती है, ये हमको देखना। तो यहाँ पर मेटा एआई में सर्च किया अपन ने, तो यहाँ पर कलंदर शब्द का अर्थ मिलता है भैया, वो होता है, कलंदर शब्द का अर्थ है एक प्रकार का सूफी संत या फकीर जो आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेम की बातें करता है। कलंदर सूफी परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनकी शिक्षाएं प्रेम, एकता और आत्मज्ञान पर केंद्रित होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बाबर के अंदर जो ज्ञान था उसके कारण उसे कलंदर कहा गया है। तो अब वो गाना भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया मुझे कि दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। तो यहाँ पर जो दमादम मस्त कलंदर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी और सूफी व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान से भरा हुआ है, वो है अली। अली कौन है? तो अली पैगंबर साहब के दामाद है और चौथे नंबर के खलीफा सुन्नी के अनुसार, सुन्नी परंपरा के अनुसार। और जो शिया परंपरा के लोग हैं मुस्लिम धर्म में, वो मानते हैं कि अली जो अली साहब हैं पैगंबर साहब के दामाद, जिन्हें वो पहला खलीफा मानते हैं और उन्हें वास्तविक उत्तराधिकारी मानते हैं पैगंबर साहब का, क्योंकि पैगंबर साहब ने उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी चुना था। तो यहाँ पर ये गाना भी मुझे अब जाके समझ में आया है कि दमादम मस्त कलंदर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ही ज़्यादा ज्ञान से भरे इंसान, अली दा पहला नंबर, यानी कि पहले नंबर पर कौन है? तो वो है अली। तो कह सकते हैं कि ये जो गाना है ये भी सूफी परंपरा से प्रभावित होकर लिखा गया है। अब देखो, बाबर ने लेखन कला में एक नवीन शैली रिसाला-ए-उपज यानी कि खत-ए-बाबरी की शुरुआत की। अब बाबर को कलंदर भी कहते हैं, ये हम देख चुके हैं। और नक्शबंदी सूफी संत ओबैदुल्ला अहरार को वो अपना गुरु मानता था। और इसने पानीपत युद्ध की विजय के बाद काबुल के अपने सभी साथियों को एक एक सिक्का भेंट किया था। अब बाबर की बात करें तो इनकी 9 पत्नियां थी, जिनमें 3 प्रमुख थी। एक थी माहम सुल्ताना, जो कि हुमायूं की मम्मी थी, और दूसरी थी दिलदा बेगम, जिनके बेटे थे हिंदाल और गुलबदन। हिंदाल बेटा था और गुलबदन इनकी बेटी थी। अब जो गुलबदन हमने देखा कि वह जो हुमायूं नामा है वो लिख रही हैं, और हुमायूं नामा में वो वर्णन कर रही है कि इब्राहिम लोदी की माँ ने जहर देकर उसके पिता बाबर को मारा था। अब गुलबदन बेगम यहाँ पर जो उनकी एक और पत्नी रहती है गुलरुख बेगम, तो ये बात, तो इनके जो 2 बेटे रहते हैं वो रहते हैं कामरान और अस्करी। अब हुमायूं नामा 2 भागों में विभाजित है। बाबर के काल की घटनाएं, मृत्यु और घटना व उसकी मृत्यु की जानकारी, और दूसरा हुमायूं के काल की घटना, यानी कि कुछ चीज़ें इसमें जो हुमायूं नामा की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसमें बाबर के काल की घटना और उसकी मृत्यु की जानकारी मिलती है, और हुमायूं के काल और उसकी घटना की जानकारी हमें यहाँ पर मिल रही है। और हुमायूं नामा को कौन लिख रहा है? वो लिख रही है गुलबदन। और गुलबदन बेगम हुमायूं नामा में क्या जानकारियाँ दे रही हैं? तो गुलबदन बेगम हुमायूं नामा में जो जानकारी दे रही है, उन्हीं जानकारियों से हमें पता चल रहा है कि बाबर के 9 पत्नियां हैं, जिनमें 3 प्रमुख हैं और उसके बहुत सारे बच्चे भी हैं। अब इसी ग्रंथ में हुमायूं नामा में ही गुलबदन बेगम ये भी बता रही हैं कि उसके पिता बाबर को जहर देकर मारने का प्रयास किया या मार दिया किसने? जो इब्राहिम लोदी है उसकी माँ ने। अब हुमायूं नामा में मुगल हरम के रीति रिवाज व विवाह के तौर तरीकों का भी यहाँ पर उल्लेख हमें मिलता है। तो ये न केवल हमने बाबर को समझा, बल्कि हमने थोड़ी बहुत इस समय की भारतीय राजनीतिक स्थिति को भी समझने का प्रयास किया। अब मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो न केवल पसंद आया होगा, बल्कि आपको समझ आया होगा। मैं ये जानता हूँ कि अभी मेरे बोलने का जो फ्लो है वो प्रॉपर एक सा नहीं हो पाया, इसलिए कहीं पर मैं थोड़ा अटक जाता हूँ, कहीं पर रुक जाता हूँ। लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें सुधार करूँगा मैं अपने आप में, और एक बेहतर तरीके से आपके सामने चीज़ें लाऊँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, आप इन नोट्स का फ़ायदा उठाओ और आप एग्ज़ाम को निकाल पाओ। तो भैया वीडियो यहीं पर होता है ख़त्म। आपकी राय के लिए कमेंट बॉक्स खुला है,
और पढ़ने के लिए मैं भी फ्री हूँ। आपकी राय तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिए। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।